हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अपने आखिरी चैप्टर पे, मतलब आज हमारा मॉर्निंग में ही फाइनेंशियल वाली बुक जो कि थर्ड बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स एनालिसिस, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कल मैंने आपको रेशियोज, कैश फ्लो अच्छे से करा दिया था। आई होप आप लोगों ने उनको बना लिया होगा। कैश फ्लो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थर्ड बुक, 8 मार्क्स का आता है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है और मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा आपको। उसके बाद इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी डाल दूंगा। तो हमारी तरफ से पूरा का पूरा सिलेबस आज ऑफिशियली खत्म हो जाएगा आफ्टरनून के अंदर अंदर। फिर कल और परसों बहुत सारी चीजें और करनी है, तो चैनल से कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो कनेक्टेड रहना यूट्यूब के, मतलब कि यूट्यूब पे चेक करते रहना। और आपको वहां पे भी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे, वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहुत मेहनत करो, आखिरी पेपर है, आखिरी दिन आपका आज और कल का बचा हुआ है, तो जम के मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना, अपना हार्डवर्क डालते रहना है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, और जैसे कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी 3 मार्क्स में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें जान सके कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट को इसीलिए पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आपको सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अलग अलग पार्टीज जो भी इंटरेस्टेड है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पार्टीज हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ना, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, वो यहाँ पे भी है। तो उन लोगों को जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू शो करता है बिजनेस का। ये जितने भी एक्शंस और डिसीजंस लेने होते हैं मैनेजर्स को, उनकी मदद करता है। फ्यूचर में फॉरकास्टिंग, भविष्यवाणी करने के लिए, फ्यूचर के लिए हमें रेडी करता है, ताकि हम आज से फ्यूचर के लिए डिसीजंस को ले सकें। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करता है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपने फॉलो की है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको। ये ओवरऑल एफिशिएंसी भी बताता है अपने रेशियोज के थ्रू, अकाउंटिंग रेशियोज के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, हमारी सॉल्वेंसी क्या है, हमारी एफिशिएंसी क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या रैंकिंग चल रही है हमारी बिजनेस की बाकी अदर कॉम्पिटिटर से, कंपैरिजन करने में भी हेल्प मिलता है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स की वजह से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 फॉर्मेट हैं जो बदल गए हैं, ठीक है। एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट बदल गया है, और कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है ना उसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। यानी कि बहुत पहले चेंज हो गया, 2013 में जब आया उसके बाद से चेंज हो गया था, 1-2 साल में आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हो गया था। तो पहले जो बैलेंस शीट आप बनाते थे टी फॉर्मेट में, ये पार्टनरशिप फर्म की या प्रोप्राइटरी फर्म की बैलेंस शीट होती है। आज जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो क्लास बिल्कुल वर्टिकल बनती है, मतलब एक ही साइड में लायबिलिटी, फिर उसी के नीचे आप एसेट्स को लिखते हो। तो ये रहा फॉर्मेट, आप ध्यान रखना। ये रहा बैलेंस शीट, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, ये हो गया करंट ईयर का फिगर, और ये साथ में प्रीवियस ईयर का फिगर, ताकि साथ साथ आप कंपैरिजन कर सको प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से। तो क्या क्या इसके अंदर आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, और दूसरी साइड का नाम है आपका एसेट्स, एक ही साथ लिखी जाती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये भी एक टाइप के शेयर्स होते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं, जिससे फ्यूचर में आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें आती हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर। उसके बाद है ये मेन हेड है, और ये सारे के सारे सब हेड्स है। शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट, आपने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है। फिर आता है सेकंड थर्ड हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, अभी मैं हेडिंग सब हेडिंग एक करके बताऊंगा, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वरी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, जो एम्प्लॉइज के लिए आपने लंबे समय के लिए प्रोविजन बनाए। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स आ गया, जो आपने उधार ले रखा है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, अगर आपने उधार ले बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब वही बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया। इवन आपका ट्रेड पेबल है ना, ट्रेड पेबल जिसकी जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं वो इसके अंदर आता है। अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, वो आता है। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है एडवांस इनकम हो गया, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया,
गया, वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। इंटेंजिबल्स के अंदर क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सब आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई भी क्लास मशीन जो है, वो बिल्डिंग है, मशीन है, वो काम चल रहा है, अभी पूरी तरीके से वो बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो वो आधा अधूरा भी बना नहीं है। फिर नॉन करंट एसेट्स, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस से बाहर है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म एडवांसेस, आपने लंबे समय के लिए लोन दिया है, ठीक है। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहा जाता है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर, लूज टूल्स भी इसके अंदर आते हैं, स्टोर स्पेयर पार्ट भी इसके अंदर आते हैं। और इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल है, सब इन्वेंट्री के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल के अंदर आता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश, बैंक, ये सब चीजें। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया है, या फिर अदर करंट एसेट जैसे क्लास अक्रूड इनकम हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, वो अदर करंट एसेट्स के अंदर आता है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक ही लाइन में आपकी लायबिलिटीज, उसी के नीचे आपके एसेट्स। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की, यानी कि इनकम स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड करेंगे अदर इनकम। ये मस्ट है, इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये कंपैरेटिव जो अगला चैप्टर पढ़ा, जो मतलब कंपैरेटिव है इसके अगला चैप्टर, मैंने करा तो कल ही दिया आपको, लेकिन वो उसके अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, सीओजीएस, परचेज ऑफ स्टॉक हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये सारी चीजों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका टोटल एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स घटाएंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट है। अब जो फाइनेंस कॉस्ट होता है ना, वो बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस जो भी दे रहे हो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ये हो गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? बीएसटी के अंदर भी पढ़ा रखा है। जिस दिन आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फिर उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हो, वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, फिर फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स को बेचते हो तो कैश आता है, डेटर आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, फिर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करते हो। ये जो ड्यूरिंग पीरियड है, उसी पीरियड को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। और क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल गिवन नहीं होता है तो हम उसको 12 मंथ्स का मानते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर कोई चीज है, ये ध्यान रखना, एक नंबर में भी पूछ लिया जाए, अगर ऑपरेटिंग साइकिल की इसे कोई करके नहीं जाता, पर मैं कहता हूं आप इसे छोड़ के मत जाना। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर कोई चीज है तो उसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। वो करंट नेचर का होगा। लायबिलिटीज है तो करंट लायबिलिटीज, और अगर क्लास एसेट्स है तो करंट एसेट। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर है, जैसे 11 है, जो ये ऑपरेटिंग साइकिल है 11 मंथ्स का है, और जो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट पीरियड है, पीरियड ऑफ पेमेंट वो 8 मंथ्स का है, तो ये क्या हो गया आपका? लायबिलिटी के लिए बोल रहा है, ट्रेड पेबल के लिए, तो ये करंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर जो है, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये अंदर अंदर है। ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स का है और पीरियड जो है पेमेंट का 15 दिन का है, तो 15 मतलब कि मंथ्स का है, तो ये क्या हो गया आपका? करंट लायबिलिटी। ये 18, ये 24 बाहर चला गया, 15 और 13, तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, जो भी चीजें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर होता है वो करंट नेचर का होता है। ऑपरेटिंग साइकिल 99 महीने का है, पेमेंट 98 महीने में हो गया, तब भी ये क्या होगा? करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो रूल क्या है? जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हो रहा है वो करंट नेचर का कहलाएगा, और जो चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है उसको दो चीज कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है फिर तो करंट नेचर का है, सिंपल। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो देखना पड़ेगा क्या वो 12 से भी बाहर है। अगर वो 12 से भी बाहर है और ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कोई चीज है तो वो तो हमेशा करंट नेचर का है। ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो हमें देखना है क्या 12 से भी बाहर चला गया। अगर 12 से भी बाहर चला गया भैया फिर तो वो नॉन करंट है, अदरवाइज वो करंट है। जैसे ये 10 से 12, तो ये तो 10 से बाहर चला गया, क्या ये 12 से भी बाहर चला गया? नहीं, तो फिर क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। ये 10 से 15 है, 10 से बाहर चला गया, हाँ। क्या ये 12 से भी बाहर चला गया? हाँ, 12 से बाहर चला गया, तो क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ये 18 या 24, ये 18 से बाहर चला गया, हाँ बाहर चला गया। क्या ये 12 से भी बाहर चला गया? ऑब्वियसली 12 से बाहर चला गया, तो क्या है ये आपका? नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो ये करंट एसेट्स
क्लास की कैटेगरी में आएगा। ये हो गया वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल और ये हो गया क्लास आपका रिसीव पीरियड कि भैया आपको पैसा कितने दिन में कलेक्शन होगा। ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है और ये 21 मंथ्स का है। तो आप जरा बताओ ये करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू अनदर पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमियां क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इसके अंदर जो भी डेटा है ना वो पुराना है। इंसान आगे देखना चाहता है, आगे जानना चाहता है, हमें डेटा जो देता है वो हिस्टोरिकल डेटा देता है, पुराने डेटा देता है। बहुत सारे एजम्पशंस इसके अंदर लिए जाते हैं, जैसे एसएलएम लेना है, डब्ल्यूडीवी लेना है, तो एसएलएम में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट जो होती है वो एजम्पशन है कि लाइफ इतने साल, एसेट की लाइफ इतनी होगी, इतने साल चलेगी, जरूरी नहीं कि उतने साल ही चले। विंडो ड्रेसिंग, नेगेटिव इंपैक्ट को छुपा दिया जाता है ताकि जनता को पता ना चले। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिसको पैसे में, मनी में मेजर किया जा सकता है। एम्प्लॉयज की ईमानदारी, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। प्राइस लेवल चेंजेस, भाई 2011 में जो 50 लाख की कीमत थी, आज 50 लाख की वो कीमत नहीं है 2025 में, लेकिन इस चीज को रिकॉर्ड किया नहीं जाता। सेम वैल्यूज जो है पुराने वाले रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये सारे के सारे लिमिटेशंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले दो पार्टीज होती है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। कंपनी के अंदर के दो ही लोग होते हैं, मैनेजमेंट और ओनर। ध्यान रखना, मैनेजमेंट कंपनी के अंदर के लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, और मालिक भी यूज करता है प्रॉफिट जानने के लिए, और मैनेजर यूज करते हैं बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने के लिए। अब कंपनी के एक्सटर्नल यूजर कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सरकार, क्रेडिटर्स और बैंकर्स, इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया है वो क्यों जानना चाहते हैं कि हम और लगाएं या क्विट कर दें। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्यों जानना चाहते हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो क्लास एनालिसिस करता है कंपनीज की और टीवी पे रिपोर्टिंग करता है। पब्लिक हो गया, रिसर्चर हो गया जो रिसर्च करते हैं कंपनीज के ऊपर। ये दीज आर द एक्सटर्नल यूजर और ये इंटरनल यूजर है, और दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उसको देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी पढ़ा था हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ताकि हम यूजर्स को इन जो रिलायबल और ट्रू इंफॉर्मेशन दे सके अपनी कंपनी के बारे में। अब यह है मेजर हेड सब हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग। एग्जामिनेशन में पहले चैप्टर से ना सबसे ज्यादा अगर क्लास प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की पूछे जाने की तो वो हेडिंग सब हेडिंग है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करके जाना एग्जामिनेशन में। सबसे पहला कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और जो सब हेड है वो है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। आपने प्रैक्टिकली भी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं बाय वे ऑफ एडिशन इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। कॉल्स इन एडवांस हो, एडवांस इनकम हो, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो ऑन बोरोइंग, ये सारी चीजें मेन हेड है करंट लायबिलिटी, और सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। जहां कुछ समझना है वहां ज्यादातर चांस है कि वो क्या मिलेगा आपको, अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स हो चाहे लोन हो चाहे क्लास पब्लिक डिपॉजिट्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, ये प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट और लॉस दोनों का भी यही सेम चीज है, प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और शेयर होल्डर फंड मेन हेड है। लॉसेस भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और मेन हेड शेयर होल्डर फंड है, लेकिन लॉसेस को माइनस फिगर में दिखाते हैं, बस इतना फर्क है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ पी का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो लॉस का जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन। पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड अभी बताया, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल करंट लायबिलिटी और ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्स किसमें आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करते हैं, मेन हेड है करंट असेट और सब हेड है डेटर से माइनस करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। लूज टूल, स्पेयर पार्ट, स्टोर, मेन हेड है करंट असेट्स और सब हेड क्या है, इन्वेंटरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लूज टूल, स्पेयर पार्ट, ये सब चीजें। अनपेड डिविडेंड हो, अनक्लेम डिविडेंड हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटीज, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज।
अब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, उसका जो भी प्रीमियम है, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टीएस के अकॉर्डिंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, नॉन करेंट लायबिलिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो मैं कहता हूं आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखो, बाकी आप बताना कमेंट में आप इसे क्या लिखने वाले हो अगर पेपर में आता है तो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मेन हेड है करेंट लायबिलिटीज और सब हेड है अदर करेंट लायबिलिटी। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ध्यान रखना जो रीपेबल आप डिमांड पे कर रहे हो, मतलब कि जो आपको डिमांड पे विद इन 1 ईयर आपको रीपे करना है, तो मेन हेड है करेंट लायबिलिटी, सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैपिटल एडवांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कैपिटल एडवांसेस, मेन हेड है नॉन करंट असेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपने पैसे दिए हैं, कैपिटल एडवांसेस मतलब आपने पैसे दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब नॉन करंट असेट्स और पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट्स में ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ये टेंजिबल असेट्स जो है अभी बन रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, मेन हेड है करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करेंट लायबिलिटी। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, मेन हेड करेंट लायबिलिटी और सब हेड क्या होता है, अदर करेंट लायबिलिटी। रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, इन्वेंट्री के अंदर आएगा, सब हेड इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री किसके अंदर आता है, मेन हेड करेंट एसेट। कैश और बैंक बैलेंस, ध्यान समझना, कैश और बैंक बैलेंस, मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुडविल, माइनिंग राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका मेन हेड है नॉन करंट असेट, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनता है ना, वो 20 साल, 15 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। प्रपोज डिविडेंड है, ध्यान रखना बैलेंस शीट के अंदर आता ही नहीं है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आता है, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, ये फुट नोट में भी आता है। किसमें आता है, फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, लिख लो, ये पेपर में आएगा, ये तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, लिख लो इस चीज को, अभी भी बोल रहा हूं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स की करंट मैच्योरिटी, मेन हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टीएस में, और एनसीईआरटी कहता है अदर करंट लायबिलिटी। अब आप बताओ क्या फॉलो करोगे, मैं होता एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को फॉलो करता अदर करंट लायबिलिटी। तो वो जो करंट मैच्योरिटीज है लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि आपने डिबेंचर तो इशू किया था, लेकिन अब वो रिडीम का टाइम आ गया, इसी 12 मंथ्स के अंदर रिडीम होने वाला है, तो वो अदर करंट लायबिलिटी एनसीईआरटी में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी टीएस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। मॉर्गेज लोन, नॉन करंट लायबिलिटी आपका जो है वो मेन हेड है, जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने मॉर्गेज जो लोन लिया है, डिबेंचर है, मॉर्गेज लोन हो, बोरोइंग हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, डिबेंचर्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, वो मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्रीपेड इंश्योरेंस, अदर करंट एसेट और करंट एसेट्स। लाइव स्टॉक, पशुपालन जो लोग करते हैं ना, उनके पास लाइव स्टॉक गाय भैंस होती है, मेन हेड है नॉन करंट एसेट्स, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर है। फिर वो टेंजिबल है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अगर यही चीज इंटेंजिबल होती तो यहां तक सेम लिखते, फिर लिखते आप इंटेंजिबल एसेट। अगला है मैच्योर्ड डिबेंचर्स, वही सेम चीज है, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी जो मैंने अभी बताया ना। मैच्योर्ड डिबेंचर इज सेम, जस्ट करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मेन हेड है इसके अंदर आपका करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमने पहले ही पढ़ रखा है, नॉन करंट एसेट्स, पीपीई के अंदर आएगा टेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि कोई बिल्डिंग मशीनरी जो है वो चल रहा है, वो पूरी तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जितने भी इंपोर्टेंट हेडिंग सब हेडिंग थी वो सारी मैंने यहां पे करा दी आपको, बिल्कुल भी एग्जामिनेशन से पहले इसको मिस मत करके जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर फाइनेंशियल वाली बुक में। ओके, अब आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना, एनालिसिस करना, ताकि प्रॉपर डिसीजंस आप ले सको। कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो? पहला है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरा है रेशियोज, और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस ऑल थ्री आर द टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे पहला इसके अंदर है, अब जो एनालिसिस होती है वो किस तरीके से होती है, एक्सटर्नल एनालिसिस। जब आपकी कंपनी के बारे में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बाहर के लोग एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। जब कंपनी के बाहर के लोग आपकी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं और कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वो एक्सटर्नल। जब कंपनी के अंदर के लोग, जिनको डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, जब वो अपनी कमियों को, खामियों को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं डिटेल वर्जन में, ये लोग डिटेल और एक्सटेंसिव और एक्यूरेट वर्जन में ये लोग क्या करते हैं, अपनी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। आपके बारे में बाहर वाले जो सोचते हैं ना, वो एक्सटर्नल है, और आप खुद के बारे में आप
डिटेल जानते हो, बेहतर जानते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एचडी, आप एचडी मूवीज देखते हो ना, तो ये एचडी हो गया, ये हो गया वर्टिकल और स्टैटिक। तो एचडी मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही हम लोग बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे कुछ बातें जो मैं हाईलाइट करूंगा जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहली बात, जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ना, ये डायनामिक एनालिसिस होता है और ये कई सालों के लिए हम लोग करते हैं, इसलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस ही बोलते हैं। ये ना सेवरल ईयर, यहाँ पे कई सालों का एनालिसिस होता है, ये कई नंबर ऑफ ईयर, एक से ज्यादा आ जाते हैं। और ये यूजफुल है ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। किसके लिए? ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर द एग्जाम्पल, जहां पे एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप किसी और साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो। वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ही बोलते हैं। इसके एग्जांपल है रेशियो, यहां पे डेटा सिर्फ 1 ईयर का ही लिया जाता है, यहां पे डेटा सिर्फ 1 ईयर, यहां मल्टीपल ईयर है हॉरिजॉन्टल में, स्टैटिक में 1 साल का डेटा लिया जाता है। और जो अकाउंटिंग रेशियोज है ना, ये इसका प्रॉपर एग्जांपल है, अकाउंटिंग रेशियोज, जहां पे आप 1 ही साल का जीपी 1 ही साल का सेल्स लेते हो। आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, इस साल की परफॉर्मेंस को आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। लेकिन जब आप किसी और से कंपेयर कर रहे हो, किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हो सेम इंडस्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इट कंपेयर द फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस या 2 और मोर फर्म टू डिटरमाइन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। व्हेन सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन 2 फर्म इज कंपेयर्ड इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, भी इसको बोलते हैं, इंटर फर्म को क्रॉस सेक्शनल भी कहा जाता है। खुद से इंट्रा, दूसरों से इंटर, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है? अभी हमने जो पढ़ा था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस थे, अब पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये पास्ट को एनालिसिस करता है, उस बेसिस पे फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। हम जानना चाहते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या देगी, ये बताता है कंपनी ने पहले पिछले साल क्या दिया। प्राइस लेवल चेंजेस हमने पढ़ा, प्राइस में जो चेंज आते हैं, प्राइस की जो मनी की वैल्यू में चेंज आता है उसको ये रिकॉर्ड नहीं करता। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कमी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में भी कमी होगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत तरीके से बने हैं तो उसका जो एनालिसिस किया जाएगा, उससे जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो भी क्या होगा? गलत ही होगा। फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, विंडो ड्रेसिंग है, लड़ाई झगड़ा इसके अंदर भी होता है। क्लास एक अकाउंटेंट कहता है इस तरीके से लगाना है, दूसरा कहता है दूसरे मेथड से लगाओ, फीफो से लीफो से लगाओ इन्वेंटरी की वैल्यूएशन, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या फिर आप एसएलएम या डब्ल्यूडीवी समझ लो, जिस तरह से डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो फ्री फ्रॉम बायस नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, और ये नेगेटिव इंपैक्ट को छुपा देते हैं विंडो ड्रेसिंग करके। यानी जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना बिजनेस में, जो शेयर होल्डर्स को, जैसे जो कोचिंग वाले होते हैं जब रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो वो सिर्फ टॉपर को बताते हैं, फेलियर के बारे में बताते हैं, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे कम नंबर आए, उसके बारे में बताते नहीं, उससे बताते हैं इतने बच्चों ने हमारा टॉप किया है, तो वो फेलियर को छुपा देते हैं। तो एक तरीके से ये भी क्या करते हैं कंपनी वाले, जो अच्छी अच्छी चीजें वही दिखाते हैं, नेगेटिव चीजों को छुपा देते हैं। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट्स इट। तो आज बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीजें करनी है हम लोगों ने, इसको तो यहाँ पे खत्म कर लिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अच्छे से लर्न करके आना, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर। शाम अभी मैं इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू डाल देता हूँ, आपका ये पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा। फिर शाम को बहुत सारी चीजें और है जो हम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।